अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बरक्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ के प्रोग्राम में हम मुल्क की इकॉनमी को डिस्कस कर रहे थे और इसके साथ साथ हमने कुछ बात की थी फ़ूड सिक्योरिटी के हवाले से। फ़ूड सिक्योरिटी इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है और जैसे कि इस वक्त मौजूदा दौर है जो पाकिस्तान की इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है। और अभी मैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी सुन रही थी। वो कहते कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे, हम इस वक्त एक डिफ़ॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मुल्क के अंदर ही मौजूद है। ये हल ही तलाश करने की ज़रूरत है क्योंकि हम जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, पाकिस्तान को जो बड़े बड़े थ्रेट्स हैं उनमें फूड सिक्योरिटी का मसला ये भी एक बहुत बड़े थ्रेट की सूरत में पाकिस्तान के सामने मुंह खोले खड़ा है। और जैसे कि पाकिस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारे सियासतदान ख़ास तौर पर यही कह सकते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, वो जिस तरह पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कौन से हल हैं जो आज तक निकल नहीं पा रहे। इसी सिलसिले में यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और जो आलमी इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के हवाले से बार बार खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के हवाले से बड़े थ्रेट का सामना है। पाकिस्तान के क्योंकि जो 40% बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि जो बेसिक फूड है, जो बेसिक जो ग़िज़ा है वो उन बच्चों को नहीं मिल पा रही है। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का और हम इस प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे कि इन मसाइल के हल की तरफ कुछ तवज्जो दिलाई जा सके हुक्मरानों की कि आखिर ऐसे क्या मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये इतना बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान में क्यों इतना सर उठा रहा है। हमारे प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। शमसुल इस्लाम साहब हैं, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट KCCI हैं, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। खालिद खोखर साहब हैं, किसान इत्तेहाद के सरबराह हैं और डॉक्टर इकरामुल हक इकोनॉमिस्ट हैं। शमसुल इस्लाम साहब, सबसे पहले मैं आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगी, ऐसे क्या मसाइल हैं कि पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के मसले इतने बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जैसे कि मैं बात कर रही थी कि आलमी इदारे पाकिस्तान को ख़बरदार कर रहे हैं कि आने वाले चंद साल, ज़्यादा साल भी नहीं, सिर्फ चंद सालों के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत बड़े फूड सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान को जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल की बताए जा रहे हैं वो फूड सिक्योरिटी की शॉर्टेज की वजह से नहीं है, बल्कि एक्सेस टू फूड बियॉन्ड मीन्स ऑफ मासेस हो चुका है। और उसकी मेन वजह यह है कि जो आपके जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर हुकूमत अपनी इतनी ज़्यादा जो मदाखलत करती रहती है उसकी वजह से भी बहुत सारी इशू है कि किसान ने कल्टीवेशन कम करना शुरू कर दिया। मैं मिसाल देता हूँ आपको, सबसे बड़ा स्टेपल हमारा गंदम है। अगर आप उसमें देखें तो मुसलसल 2-3 साल से जो है आपकी जो है उसके अंदर प्रोडक्शन की शॉर्टेज आ रही है। हुकूमत एक तरफ तो ये पॉलिसी बनाती है कि महंगी तरीन गंदम इंपोर्ट करने के लिए 3 मिलियन टन का प्लान कर लेती है, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करती है, लेकिन जो किसान है उससे जब गंदम खरीदती है तो उसको 2200 रुपये दे के उसके ऊपर फारिग कर देती है। और अब जो नई प्राइस है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी है वो उन्होंने कोई 4000 रुपये मन की रखी गई है। हमारे यहाँ सेल्फ मेड हमारी डिस्टॉर्शन ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम जो मासेस हैं हमारे वो अब इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि खाना का। पाकिस्तान का सेकंड स्टेपल जो है वो राइस की क्रॉप है और राइस मुसलसल पाकिस्तान में बढ़ रही है प्रोडक्शन। लास्ट ईयर भी हमारी कोई 8.5 मिलियन टन की प्रोडक्शन हुई। 2 के सैलाब आने की वजह से सिंध की कुछ जो कोर्स वैरायटी है, मोटा एरी का चावल जो हाइब्रिड वैरायटी है वो कम हुआ, लेकिन बासमती पंजाब में बहुत ज़्यादा हुई। और उसमें फिर वही हुआ कि किसान को फ़ायदा पहुंचने की बजाय जो उसको पैडी लेके मार्केट में आता है, जिससे उसके लाइवलीहुड मिलती है, जिससे उसका इनपुट कॉस्ट जो इंपोर्टेड है वो पूरी करता है, बजाय उसको फ़ायदा पहुंचेगा मिडिल मैन को फिर फ़ायदा हो गया। मिडिल मैन जिसने पैडी खरीद के स्टोर करके रख ली उसको फ़ायदा हुआ कि आज वो 6000 से 8000 रुपये की पैडी जो है सुपर बासमती की 8000 रुपये की पैडी मन के हिसाब से बेच रहा है, जब तक ग्रो जिसने किया था उसको तो 3000-4000 से भी कम की प्राइस मिली। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है कि आप जितना डिस्टॉर्शन करते हैं, जितनी मदाखलत करते हैं ज़रूरी सेक्टर के अंदर या फिर मार्केट में जहां आप प्राइसेस को कंट्रोल करने जाते हैं, वहां आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के जरिए उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आपको उसका टोटल फेलियर नजर आता है कि एक तरफ आपके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है, जो ट्रेडर्स जो है, जो आपके पास जो इनके पास एक ह्यूज अमाउंट है अनटैक्स्ड अमाउंट, उससे होर्डिंग करते हैं और उसकी कीमतों को बढ़ा देते हैं। ग्रोअर को फायदा नहीं पहुंचता, ना दूसरी तरफ से आपके जो है कंज्यूमर को फायदा पड़ता है जी कि हुकूमत किसी तरह से उसको सस्ती गंदम, सस्ती आटा दिला सके जो उसकी स्टेपल फूड है। तो हमें जो है अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और पाकिस्तान को जो है
अपने डॉलर के रिजर्व जो इनफ्लो है उसको बढ़ाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने इस वक्त डॉलर को इनफ्लोज को भी बंद करने के लिए इंटरबैंक में डॉलर के रेट को जो है वो कैपिंग की हुई है और आर्टिफिशियली उसको जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है कि मुसलसल रिजर्व्स ना आने की वजह से आपके पास। भी हम मजीद बात करेंगे। मैं खालिद खोखर साहब आपसे मैं इसी हवाले से बात करना चाह रही थी, क्या मौसमियाती तब्दीली हम इसको कहें कि उसकी वजह से पाकिस्तान में अब उस तरह प्रोडक्शन नहीं हो रही है, जो कि पहले काबिल काश्त रकबा था वो ज़्यादा था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा है और हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है? देखिए जी, पहली बात यह है जी कि मैं क्योंकि खुद काश्तकार हूँ, जो हमारी गंदम की आज से 40 साल पहले पैदावार थी आज भी वही है। अच्छा। हमने रिसर्च पे कोई तवज्जो नहीं दी। हमारा रिसर्च का जो बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। दूसरा ये है कि काश्तकार को रेट की रिडक्शन चाहिए। आप ये देखें ना कि सितंबर में हमें स्पोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए गंदम की, जिसका फैसला अभी तक नहीं हो रहा। अभी पंजाब हुकूमत फैसला कर रही है, अभी तक फैसला नहीं किया। सितंबर में अगर फैसला हो जाता तो अक्टूबर, नवंबर में, दिसंबर में मैक्सिमम काश हो जाती। एक दूसरी फसलें उससे बेहतर आ गई हैं, इसलिए लोग अपने प्रॉफिट की तरफ चले जाते हैं। गंदम फिर यह है कि हमारे जो खाद की जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं जी, खाद की हमारी रेशो दुनिया में रेशो है जी 2 यूरिया 1 डीएपी 1 पोटाश। हमारे यहाँ कोई तकरीबन 6.8 मिलियन टन हम यूरिया इस्तेमाल करते हैं। इस दफा 12 मिलियन टन हमने डीएपी का इस्तेमाल किया है और 1 मिलियन टन हमने इस्तेमाल किया, 1 लाख टन हमने इस्तेमाल किया है पोटाश। अच्छा। आप खुद अंदाजा कर लें कि हम दुनिया से कितनी कम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें 2 यूरिया के साथ हमें 1 डीएपी और 1 पोटाश इस्तेमाल करें, जो आप बिल्कुल नहीं कर रहे। हमें 2 डीएपी करने चाहिए, 2 पोटाश करने चाहिए, 4 यूरिया करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रीजन वाइज। अब इंडियन काश्तकार को देख लें कि उसको यूरिया सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, पाकिस्तानी रुपीज में 700 का, हमें मिल रहा है 33-34 रुपए का। इंडियन काश्तकार को डीएपी मिल रही है पाकिस्तानी रुपीज में कोई 3500 रुपए में, हमें मिल रही है 10,000 रुपए की। इंडियन काश्तकार को बिजली ऑलमोस्ट इंडियन पंजाब में फ्री है, हम बिल अदा नहीं कर सकते। हुकूमत कहीं भी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, बिल्कुल किसी भी दहाई में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, किसी भी दहाई में। इस वक्त जो जरूरी है कि पाकिस्तान में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का नंबर 1 जो इशू है फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। ऐसा ही है, बिल्कुल। फिर हमने एग्रीकल्चर में बहुत सारे नालायक लोग आके बैठा दिए हैं, जो कि उस पर सीरियसली काम ही कोई नहीं हो रहा एग्रीकल्चर के ऊपर। अब आप देखें ना कि हमारे पास जो सीड बाहर से आया, हमने मेज का सीड बाहर से लिया हाइब्रिड, उसकी पैदावार बढ़ गई। चावल का सीड अगर हाइब्रिड बाहर से मंगाया, उसकी पैदावार बढ़ गई। हम कॉटन में, व्हीट में क्यों पीछे हैं कि हमारे पास सीड अपने हैं, हमारी रिसर्च अपनी है। अब देखें ना 92 में हमारी कपास की पैदावार थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 था। आज मुझे एज ए पाकिस्तानी बताते हुए शर्म आती है कि इंडिया 4 करोड़ पे चला गया है, 1 करोड़ 10 है। हम 1 करोड़ 28 पे आ गए, हमको 45 लाख पे आ गए हैं। खुद अंदाजा करें, हमने अपने कशकोल का साइज तो बड़ा कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि माजरत के साथ कहूँगा कि मैंने पार्लियामेंट में लोगों को जाके सुना है, मैंने कैबिनेट मीटिंग के बारे में सुना है, मैं बाकी मुख्तलिफ मीटिंग्स में मैं गया हूँ, पीएम के पास, सीएम के पास, मुख्तलिफ जगह मैंने तमाम मीटिंग्स में अटेंड करता हूँ। मैं माजरत के साथ कहूँगा पाकिस्तान के साथ कोई सिंसियर नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं करता। अच्छा। कि आज नहीं, मेरी बात सुने, आज 14 से 15 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे शर्म है हमारे लिए, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं? क्या नहीं, आपकी बात ठीक है। यकीनन पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और हमारे लिए बाइस शर्म है कि हमें खाने पीने की अशिया बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं। हम अपने मुल्क में प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करके बैठे हैं। डॉक्टर इकराम साहब, ये जो प्रोडक्शन की बात हो रही है कि पाकिस्तान में, जैसे कि खालिद खोखर साहब भी बात कर रहे थे कि हम आज भी उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम बहुत साल पहले थे। इंडिया हमसे 3 गुना आगे निकल चुका है अपनी प्रोडक्शन में। इस पे इकोनॉमी पे इसका कितना असर होता है? ख़ास तौर पे अभी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, खाने पीने की भी चीज़ें हैं, जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो कपड़े हैं, कॉटन हैं, वो तक हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी हमारी कितनी मुतासिर हो रही है इससे? जी शुक्रिया। पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें हमारी ज़राअत का बहुत अहम जो है वो किरदार है, क्योंकि एक तो तरफ तो हमारी ये फूड सिक्योरिटी का मसला है, दूसरी तरफ जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हिस्सा हमारा जो है वो भी ज़रूरी पैदावार से आता है। अब कपास की बात हो रही थी, कपास एक ज़माने में हम इतनी अच्छी कॉटन लिड पैदा करते थे कि हमें
इजिप्ट की कॉटन लिस्ट के बराबर समझा जाता था। अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता हमने वहाँ गन्ना लगा के एक तो कपास के सारे पहले एरिया को बर्बाद किया, फिर उसके बाद जो हमारी टेक्सटाइल है जो तकरीबन 70% हमारा ज़र मुबादला कमाती है, अब उसको कॉटन बेल्स भी बाहर से मंगवाने पड़ती हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर हम जिस तरह की एग्रीकल्चर काश्त कर रहे हैं वो उसके दो बड़े मसाइल हैं। एक उसमें मसला है लागत का और दूसरा उसमें मसला एफिशिएंसी का है। हम भी जो कुदरती निज़ाम पैदावार है उसके बहुत माहिर लाहौर में मौजूद हैं आसिफ शरीफ साहब, उन्होंने बहुत से किसानों को इसके ऊपर जो है वो एजुकेट किया है। अगर हम 7 केजी गंदम से 70 केजी ले सकते हैं बगैर किसी और इनपुट के, अगर हम उसे रेस बेड पे लगाएं, अगर हम उसकी मल्चिंग प्रॉपर करें तो बहुत से जो क्लाइमेटिक असरात हैं वो भी काबू में आ सकते हैं। मगर अफसोस ये है कि किसी भी हुकूमत ने काश्तकारों की किसी तरह की कोई मदद नहीं की, जो उनको ट्रेनिंग की शक्ल में, जदीद प्रोसेसेस की शक्ल में, जदीद मशीनरी की फराहमी की शक्ल में, और फिर वो तो मेरा ख्याल है कि इतना एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा कर लेते कि हम यहाँ से नहीं रहते होते बल्कि एक्सपोर्ट कर रहे होते। हमारी ज़मीन भी, हमारे लोग भी, इसके बारे में मैं समझता हूँ कि लोग बहुत मेहनती हैं, हमारी ज़मीन भी बहुत अच्छी है, मगर जो हमारी मसला है कि हमने कोई तहकीक और कोई ऐसी रिसर्च, जो कि जाहिर है कि उन्होंने कई ऐसे मैंने देखे हैं उनके जो उन्होंने शो केस किए हैं फॉर्म, जहाँ पे इसी जो मैंने अर्ज़ किया जो निज़ाम काश्तकारी है उसके तहत वो बहुत ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं और बहुत थोड़ी इनपुट से। अगर हम रवायती इनपुट्स डालेंगे जो बहुत महंगी हैं और ज़मीन की फर्टिलिटी को भी ख़राब करती हैं, तो फिर हमारा यही अंजाम होगा। इवन आप भारत में भी और बहुत से ममालिक में यही कुदरती निज़ाम काश्त जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा मसला यहाँ मंडियों का है। मंडियाँ हमारी इम्परफेक्ट है, जो किसान है उसको मिलता है और जो आखिरी पे जो हमारा इस्तेमाल करने वाला है आदमी, कंज्यूमर है, उसको भी बहुत भारी कीमत पे, और बीच में कार्टल्स हैं, बीच में बहुत से माफिया हैं जो ये पैसा बनाते हैं। वो हुकूमत की बदकिस्मती से उनके पास मनी पावर की वजह से इक़्तिदार भी है। अब आप शुगर माफिया को देख लें कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतनी शुगर पैदा करते और खामखा लोगों के लिए मसाइल पैदा करते, मगर चूँकि सियासी लोगों की बहुत सी शुगर मिले हैं, लिहाजा हमारा जो था तवज्जो वो कपास से हटकर शुगर की तरफ चली गई, वो गंदम से हटकर और की तरफ चली गई। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हम अपने लोगों को, क्या मेरा ख्याल है कि यहाँ तमाम लोगों की ज़रूरियात पूरी करके हम तो दुनिया को ये जो था गल्ला दे सकते थे, और एक ज़माने में हम वीट एक्सपोर्ट भी किया करते थे। अब हम वीट इंपोर्ट करते हैं, वो भी उसकी कोई क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और उसके दाम भी बहुत महंगे हैं। अगर हम अपने किसानों को एक्सपोर्ट की इनको इसमें हेल्प करते तो हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद मेरा ख्याल है कि इस ज़रूरी शोबे से हमें बहुत जल्दी एक्सपोर्टेबल सरप्लस मिल जाता, क्योंकि हम एक से ज़्यादा फसलें जो हैं वो एक सीज़न में ले सकते हैं। मगर उसके लिए हमें अपने निज़ाम काश्तकारी को भी चेंज करना होगा, हमें अपना जो है वो किसानों को मदद भी करनी होगी, उनकी ट्रेनिंग भी करनी होगी, किसानों की मदद भी करनी होगी। और जैसे कि खालिद खोखर साहब भी बात कर रहे थे कि हम रिसर्च में बहुत पीछे हैं, ये ऐसे मसले हैं कि मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रहे, हम अपनी ज़राअत के शोबे में ना रिसर्च कर रहे हैं, ना कोई जिद्दत लेकर आ रहे हैं, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत बड़े मसले हैं जिसकी वजह से हमारी फूड प्रोडक्शन कम हो गई है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक का टाइम हुआ है, आप देखते रहिए पर। वेलकम बैक। पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी के हवाले से जिन थ्रेट्स का सामना है उस पर हम अपने आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। शमसुल इस्लाम साहब, हम बात करते हैं अपनी सनतों को बढ़ाने के हवाले से। हालांकि अभी जो हालात हैं, सनतें भी हमारी बंद हो रही हैं, लेकिन ज़राअत की तरफ हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही है? कभी ज़ाती मफादात आते हैं, कभी कोई और वजह आती है। हालांकि जो भी सियासतदान आता है वो दावे यही करता है कि हम अपनी ज़राअत को मज़ीद बढ़ाएंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे, लेकिन एक्सपोर्ट की बजाय हम अपनी इम्पोर्ट को बढ़ा रहे होते हैं। देखिए जी, हमारे यहाँ क्या है कि इस इकॉनमी को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी जो है उसका बैकग्राउंड जो अगर देखें तो एग्रीकल्चर की इकॉनमी के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे दिहाइयों से जो जितने भी हमारे सियासतदान या हुकूमतें आई हैं वो इसकी बात तो करती हैं, लिप सर्विसिंग तो ग्रोअर के लिए करती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भी अनाउंस की जाती हैं, और वो भी इसलिए कि इलेक्शन, क्योंकि आपको पता है कि जो देही इलाकों का वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है शहरी के निस्बत, और उनके नाम पे पॉलिसीज ऐसी बना के ऐलानात किए जाते हैं, उनको दिया नहीं जाता। अभी हाल ही दिनों में आपने देखा था कि किसान का एक पैकेज निकला, और किसान पैकेज का सिर्फ वो बातों में ही रहा, हवा में ही रहा, और उसको ग्रोअर को नहीं मिला।
हमें अगर अपनी ज़राअत को तरक्की देनी है तो हुकूमत को अब अपने जो है ना आपको इससे निकलना होगा, क्योंकि अगर आप समझने की जगह खालिद साहब भी इस बात को एग्री करेंगे, मेरी कोई हाफ लाइफ जो है मेरा बैकग्राउंड भी एग्रेरियन बैकग्राउंड है और आधी ज़िंदगी मेरी इसी देही इलाकों में गुजरी है। हमारी जो किसान है उनका 80% जो ग्रोअर है उनके पास 10 से 12 साढ़े 12 एकड़ ज़मीन है और ये 80% बनते हैं, जबकि हमारा जो 20% जो है बड़ा फार्मर जिसके पास जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं वो आपका सिंध का इधर उधर के इलाकों में होता है, वो आपका एब्सेंटी फार्मर है। उसने अपनी ज़मीनें जो हैं ठेके पे दी हुई हैं, किसानों को मज़ारों को रखा हुआ है वहाँ पर, और वो वहाँ पर अपनी वो 4 गिनती की क्रॉप लगवाता था जिसके अंदर गंदम है, उनकी चावल है, गन्ना है और ये कॉटन है। अब कॉटन की क्रॉप तो अब खराब होती चली जा रही है, गन्ना जो है बड़ी तेजी से कॉटन ग्रोइंग एरियाज में जा रहा है क्योंकि वहाँ पर इन्हीं पॉलिसी मेकर ने, इन्हीं उन लोगों ने जो है जो असेंबली में बैठते हैं ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसी किया कि वो अब आपकी जो है कॉटन ग्रोइंग एरिया के अंदर शुगर मिल्स लग गई। तो अब किसान को प्रॉब्लम एक और ये आ रही है कि वहाँ पर फार्म लेबर की शॉर्टेज भी है। आप अगर कभी किसी भी इलाके में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर आपको वहाँ पर औरतें जो हैं, विमेन वर्कर्स जो है वो काम करती हुई नजर आएंगी, जो अपना घर भी संभालती हैं, खेत भी संभाल रही हैं। मर्द हजरात तो ज्यादातर सऊदी अरब, दुबई और बाहर कहीं निकलने की कोशिश में वहां जा रहे हैं, तो वो ये करते हैं कि गन्ने की काश्त इसलिए ज्यादा लगाते हैं कि वो लेबर इंटेंसिव भी कम है। कॉटन के लिए, कॉटन की पिकिंग के लिए आपको लेबर चाहिए होती है। पाकिस्तान में क्योंकि जमीनों का साइज छोटा है इसलिए यहाँ पे मैकेनाइज जो हार्वेस्टिंग है या मैकेनाइज पिकिंग है कॉटन की वो मुमकिन नहीं है। तो हमें अपने पाकिस्तान के अंदर ज़राई इंतजाम को जो है सिर्फ रिफॉर्म्स लानी होंगी कि जो शख्स जो काश्त कर रहा है तमाम बेनिफिट उसको मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि असेंबलियों में बैठे हुए लोग ऐसी पॉलिसी बना लेते हैं कि मालिकान को फायदा पहुंच जाता है और मज़ारा जो है वैसे का वैसे ही रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी तकरीबन जो है स्टेपल फूड की कल्टीवेशन कम हो रही है और आपकी जो इंडस्ट्री की तरफ आप इसलिए जाते हो, इंपोर्ट के इसलिए जाते हो कि वहां आपको रेवेन्यू मिलता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बात करते हैं कि जी ये टैक्स से फ्री है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप बहुत सारे टैक्सेस को देखो जो आपके सामने नजर नहीं आते तो इस ज़राअत के ऊपर लगे हुए हैं। अगर आप टैक्स के अंदर जिस तरह से आम इंडस्ट्री लगती है उसको लेकर आओगे तो फिर आपकी जो जितनी एग्रीकल्चर की लैंड है ये 50% से कम होकर 47% हुई है, कल ये 25% भी हो सकती है, क्योंकि आपका जो किसान है उसको भी एक जिंदगी गुजारने का, बेहतर गुजारने का हक है। वो अपनी जमीन बेच रहा है या ठेके पे देके अच्छा, इसमें खालिद साहब इसमें अर्बनाइजेशन को या शहरों के खतरनाक बढ़ते रुझान को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा जो किसान है या जो हमारे देही इलाकों के लोग हैं उनको उस तरह सहूलतें फराहम नहीं की जाती, जैसे हम भी बात करें, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, वो सहूलतें नहीं दी जाती कि वो प्रोडक्शन को ज़्यादा करें। नतीजा ये निकलता है कि वो बेहतर रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं, शहरों का फैलाव बढ़ता जा रहा है। ये कितना नुकसानदेह है हमारी ज़राअत के शोबे के लिए? जी, पहली बात तो ये है कि मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ। अब मुल्तान में हमारी इतनी कॉलोनियाँ बन चुकी है कि अगले 50 साल तक वो आबाद नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा रकबे आम के दरख्त काटे गए हैं। दूसरा ये है कि इस वक्त ना किसान जो है, ना उसके घर के हालात अच्छे हैं, ना उसके खेत के हालात अच्छे हैं, ना उसके बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना उसके बच्चों के सेहत के हालात अच्छे हैं, ना उसे अच्छी खुराक मिलती है। हत्ता कि उसे तो पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता, छोटे काश्तकार को, फार्मर को पाकिस्तान में। ना ही उसको मुफ्त और बर वक्त इंसाफ मिलता है इस मुल्क में। ज़राअत के ऊपर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना की गई, इस सेक्टर को ना उठाया गया तो पाकिस्तान, अब देखें ना, टोटल आपके जो इंपोर्ट है वो तकरीबन $81 बिलियन की टोटल इंपोर्ट है, टोटली। और जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो तकरीबन $32 बिलियन की आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर इस गैप को कोई चीज़ फिल कर सकती है तो वो एग्रीकल्चर कर सकती है, और उस 31 बिलियन में भी तकरीबन 20 बिलियन आपका टेक्सटाइल सेक्टर करता है और 3-4 बिलियन बाकी तो आपका एग्रीकल्चर का और करता है, यानी कि 24 बिलियन फिर भी उसमें एग्रीकल्चर है। यानी कि आपके पास इस वक्त एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त काश्तकारों के हालात, वो यूरिया लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, 3 प्लांट बंद पड़े हैं, गैस बंद है उसकी। हुकूमत उस तरफ सोच ही नहीं। देखे ना, इन्हें फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचना चाहिए कि सबसे पहले गैस हमारे इन प्लांट्स को दी जाए जो यूरिया बनाते हैं, ताकि काश्तकार वो लाइनों में जाके जलील तो ना हो। एक तरफ आवाम जलील हो रही है आटा लेने के लिए, दूसरी तरफ काश्तकार जलील हो रहा है यूरिया खाद लेने के लिए। अब आप ये देखें कि पिछले साल हमें गंदम का रेट मिला 2200 रुपया, इंटरनेशनल रेट था 4500 रुपया। हमें पाकिस्तानी काश्तकार को कुछ 1700 अरब रुपया कम मिला इंटरनेशनल प्राइस से। हमने सब्सिडी की, हमने पिछले साल जो मुंजी थी वो बेची थी 2000 रुपये, बाद में उसका रेट चला गया 5000 रुपये, तकरीबन 1000 से 1200 अरब रुपए
काश्तकार का उसमें काश्तकार को कम मिला जो मिलना चाहिए था उसे। अच्छा। मिडिल मैन जहाँ पे कमा रहा है, मिडिल मैन खा रहा है। ये देखिए हुकूमत का मार्केटिंग कोई मैकेनिज्म नहीं है। दुनिया में फ्यूचर मार्केट है, काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि मुझे ये रेट मिलेगा 2 साल बाद। पाकिस्तान में तो काश्तकार को सेम डे पता नहीं होता। सुबह मंडी में और रेट होता है, दोपहर को और होता है, रात को और होता है। यहाँ तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि काश्तकार के जज्बात का मैं लफ्जों में अता करके नहीं बता सकता वो कितनी तकलीफ पे है। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, काश्तकार मुहिब वतन है क्योंकि अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, कब्रें इधर, उसका ईमान इधर। जबकि हमारी पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं उनकी औलादें बाहर, जदादें बाहर, तालीम बाहर, सेहत बाहर है उनका। ये फर्क है पाकिस्तानी काश्तकार में और इन लोगों ये आप बात ठीक कह रहे हैं कि डॉक्टर इकराम साहब, अभी जैसे कि ये खालिद खोखर साहब बात कर रहे हैं कि हमारे पॉलिसी बनाने वाले ठीक नहीं हैं। क्या वाकई हमारे पास जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी पॉलिसी मेकिंग इतनी कमज़ोर है कि पाकिस्तान अब तक इस रीजन में, अगर हम देखें, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, ईरान, भारत और जो बाकी 2-4 ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान की इकॉनमी अफगानिस्तान के बराबर ही तकरीबन है। क्या इतने बुरे हालात हो गए हैं हमारे इकोनॉमिस्ट के या जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनके? दरअसल पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो वेस्टेड इंटरेस्ट का कब्जा है और जो बड़े बड़े उसमें गैर हाजिर जिम्मेदार भी शामिल हैं, वो नहीं चाहते कि जो नीचे लोग हैं वो एम्पावर हों। बहुत अरसे से देखिए वो तो अपनी ज़मीन किराए पर दे के या हाजियों से काट करवा के कितने अमीर हो जाते हैं। मगर आप देखते हैं कि जो आप काश्तकार है जिसने जाकर ज़मीन में मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, दिन से रात तक वो बेचारा अपना खून पसीना एक करता है, उसको तो उसका भी मुआवजा नहीं मिलता जिसकी मेहनत का। तो ये एक बहुत ही हमारा इस्तिसाली निज़ाम है जिसमें मैं देखता हूँ कि जो हमारे गरीब काश्तकार हैं वो तो गरीब तर होते जा रहे हैं और जो पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो मंडियों पे कब्जा किए हुए हैं या वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं या ऊपर संते लगा के इसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू ऐड करके बेचते हैं, वो सारे के सारे अमीर होते चले जा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि दरअसल हुकूमतों को छोड़कर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम कोई क्रॉप मैनेजमेंट कंपनी बना सकते हैं जैसे इंडिया में अमूल है। अब कोऑपरेटिव तो पाकिस्तान में कोई रहा नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि सीरियसली सोचना चाहिए कि जो लोग इसमें जहानत से कोई अपनी रखते हैं और इसके अंदर वो कोई तब्दीली ला सकते हैं वो लीड करें और जो किसान हैं वो सारे उसके शेयर लें। एक हल्ला का यहाँ मॉडल बना था जो जर्मन्स ने यहाँ बड़ी कामयाबी से कोऑपरेटिव शुरू की थी और उसको भी फिर एक ख़ास किस्म के सियासी जो हुक्मरान थे, चूँकि वो अपनी डेयरी को आगे बढ़ाना चाहते थे तो उन्होंने उसको भी तबाह किया। उस पर किसानों का दूध लेकर वो बहुत अच्छा, आप या तो मल्टीनेशनल्स के हवाले कर देते हैं अपने किसानों की मेहनत को, और या फिर हम जो है उसके अंदर जो हमारे लोकल जो सियासी माफिया है वो इसको ले बैठता है। इससे मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की रियासत का आहिस्ता आहिस्ता जो गरीब तबका है वो तो गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। दरअसल मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमें चाहिए कि हम किसानों का वसी इत्तेहाद बनाएं और उसके अंदर जो हमारे ज़हीन इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो ज़राई पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जो इसमें बहुत कारआमद, जैसे मैंने भी आसिफ शरीफ साहब का नाम दिया था, वो लोग ऐसी एक कंपनी बनाएं जो कि हम उसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दें और किसान भले उसमें 1000 2,000 के शेयर लें मगर उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। फिर उसके अंदर जो एक्सपर्टीज़ चाहिए वो माहिरीन प्रोवाइड करें, जो मशीनरी चाहिए वो माहिरीन पर, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो मलकियत है वो बहुत छोटी है और उसको ठीक करने के लिए अब ज़रूरी है कि कोई सर्विस कंपनी हो जो आकर उनके लिए ज़मीन की जो तैयारी करनी है, जो अच्छा बीज फराहम करना है, जो उनको प्रोसेसिंग सिखानी है, जो अपनी यील्ड बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें करके दे। और फिर मार्केटिंग भी वो क्रॉप मैनेजमेंट कंपनी करे ताकि बीज का जो आदमी है वो सरमाया लगाकर जो है वो इस्तेसाल ना कर सके, बल्कि उसका बराह रास्त फायदा या तो काश्तकार को हो या फिर एंड कंज्यूमर को हो। जब तक हम ये मॉडल नहीं बनाएंगे, मेरा ख्याल है हुकूमतों के ऊपर हमारा दारोमदार फिर बात वही पॉलिसी मेकर्स पे आ जाती है कि जब तक पॉलिसी मेकर सही पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, इस तरह की पूरी एक हिकमत अमली नहीं बनाई जाएगी कि पाकिस्तान को आने वाले सालों में इस थ्रेट से बचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, शायद मेरा ख्याल है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शमसुल इस्लाम साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को इस थ्रेट का सामना है, जो फूड सिक्योरिटी के मसले हैं वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अब सामने आना शुरू हो गए हैं और ख़ास तौर पे जो यूक्रेन और रूस की जंग है उसके बाद से इस खित्ते को ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि ये मुतासिर हो रहा है।
अब पाकिस्तान की अगर बाहर के मुल्कों से अगर कुछ ना कुछ अभी इमदाद हो रही है, आने वाले सालों में यकीनन ये इमदाद नहीं जारी रहेगी। पाकिस्तान को ऐसी क्या हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है कि इस थ्रेट को अभी से ही रोकने की कोशिश की जाए? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मैं फिर आपको अभी हमारा जो जिस तरह की हम इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर हैं और हुकूमत के टीम में अब इतने पैसे नहीं रहे कि वो सब्सिडीज दें, और सब्सिडीज जितनी भी दी जाती हैं वो डायरेक्टली जो है ऐसे लोगों को दी जाती है जिनका काश्तकारी से कोई वास्ता है नहीं है, वो जो है फार्मर तक पहुंचती नहीं है। जैसे आपके खाद की मिसाल मैं आपको देता हूं कि फर्टिलाइजर सेक्टर को आप सस्ती खाद देते हैं और गैस देते हैं, उसके बावजूद किसान हर साल परेशान रहता है। तो इसमें मेरा या तो आउट ऑफ द बॉक्स मैं ये सजेशन ये करूंगा कि फार्मर्स को डिक्टेट ना करें। फार्मर्स की नस्लें इसके अंदर गुजर जाती हैं, उनको सब पता है कि किस तरह से क्या काश्त करना है। आप उसके अंदर अपनी इंटरवेंशन गवर्नमेंट की जो है वो कम से कम कर दें। मैं मिसाल अब आपको देता हूं कि इस वक्त अगर फार्मर को प्राइस अच्छी नहीं मिल रही गंदम की और उसको 2200 रुपये दी गई है और अब आपने 4000 रखी है, तो आगे जाके पता नहीं क्या सिचुएशन बनेगी कि हुकूमत ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर ली है गंदम की, मार्च तक यहाँ पे शिपमेंट आनी है, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि फार्मर्स को फिर जो है उसकी प्रोड्यूस उसके पास रह जाएगी। आप ये काम करो कि आप इनको डिक्टेशन देना बंद कर दो, इनकी फ्री विल पे छोड़ दो। ये अगर कनोला सुपर कनोला काश्त करना चाहते हैं या सोयाबीन काश्त करना चाहते हैं तो वो काश्त कर लें। दुनिया में अगर आज अगर वीट की प्राइस बढ़ी है तो कल आपकी वीट प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी। ये वो प्रोड्यूस है जहां पे मास स्केल पे ममालिक प्रोडक्शन करते हैं। तो आप अपने आप को मुल्क को कम से कम ऑयल सीड की इंपोर्ट जहां पे इतना 4.5 बिलियन डॉलर आप खर्च करते हो, वो अगर आप लोकल प्रोड्यूसर के पास उसकी कल्टीवेशन आ जाए ऑयल सीड की, तो आपके पास एक तो आपका इतना बड़ा इंपोर्ट का बिल है वो बच जाएगा, बल्कि इसको ग्रोअर को जो 2200 रुपए में दे के गंदम पछताता है, जो 5000 4000 रुपए बेच के मुंजी पछताता है, उसको कम से कम 6 से 8000 रुपए मन के हिसाब से जो है कनोला सोयाबीन जो है बड़ी महंगी क्रॉप है वहां पे आ जाएगा। आपको ये काम करना होगा और आप जो इसको जो खादों का जो है आपने ऑयल सीड की कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए सिर्फ एक इंसेंटिव दे दें, क्योंकि इनपुट जो है इस वक्त किसान की वो तकरीबन हर चीज इंपोर्टेड है। चाहे आप फर्टिलाइजर ले लो, चाहे पेस्टिसाइड ले लो, चाहे सीड ले लो, सिर्फ किसान के पास तो उसकी अपनी जमीन मुकामी है और उसकी अपनी लेबर मुकामी है, बाकी सब चीज तो वो इंपोर्ट करता है और जब वो इंपोर्ट की चीज यूज करेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो आपको ये करना है कि इस किसान को आप डीएपी की खाद एक बोरी अगर फ्री दे दो 1 एकड़ के ऊपर जो ऑयल सीड ग्रो करता है, तो वो इसकी कल्टीवेशन बढ़ाएगा। फिर आपको इंटरक्रॉपिंग का पैटर्न भी आ जाएगा। फिर कोऑपरेटिव की बात भी आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में कोऑपरेटिव भी आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ लोगों का जो माइंडसेट ऐसा है कि वो नई चीज़ को समझने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। हम उनको मॉडल ऐसे दिखा दें कुछ छोटे बना के, तो उसके बाद फिर ये है वो अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। इंडिया ने तो अमूल की डेयरी सेक्टर का इतना बड़ा किया कि वो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। लेकिन बात फिर ये है कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है एग्रीकल्चर को तबाह कर रही वो है सियासी इंटरेस्ट। अगर वहाँ का लैंडलॉर्ड जो वडेरा जो साईं है, जो चौधरी है, वो गरीबों लोगों को गरीब रखना चाहता है ताकि वो उसके कहने पे उसको वोट डालें, तो जब तक ये अगर रहेगा और उसकी माशी हालत बदलेगी नहीं तो आप कुछ नहीं हो सकता। खालिद खोखर साहब, अभी आप हाइब्रिड बीजों की बात कर रहे थे। हमने अब तक ये 75-76 सालों में हमने कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या जदीद जो तर्ज़े काश्तकारी है, हमने किस हद तक इसको अपनाया है कि हम कहें कि आने वाले सालों में हम इसमें कुछ बेहतरी मजीद कर सकते हैं? जैसे कि आप कह रहे थे कि हमारे पास ज़मीन अभी भी अच्छी है, हम अभी भी अच्छी काश्त कर रहे हैं, लेकिन हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को या हाइब्रिड बीजों को किस हद तक इस्तेमाल किया है? देखिए जी, दुनिया में बीटी कॉटन आ गई थी 98 में, इंडिया ने अप्लाई 2002 में। हम आज तक उसका बाहर यानी मंसेंटो से बाकायदा नहीं कर सके आपस में कि उनके साथ मिल के काम करें। हमने बीटी जीन चोरी का किया। यही वजह है जब कोई वहाँ पे उनका जीन जब वो 3 साल बाद जब वो लैप्स हो रहा था तो उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं उसको। यही वजह है कि हम कॉटन में दिन ब दिन पीछे चले गए, दिन ब दिन पीछे चले गए। इसी तरीके से गंदम की हमारी पैदावार जो आ रही है, जो आज से 40 साल पहले थी, आज भी वही है, हम उसमें आगे नहीं बढ़े। हमारी ऑन एवरेज पैदावार पंजाब की है कोई 29-30 मतलब आबादी बढ़ी है लेकिन हमारी काश्त नहीं बढ़ी। जी जी। अच्छा, मैं दूसरा मैं अर्ज करना चाहूँगा कि मैं अगली बात करूँगा कि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में कोई 19 मिलियन हेक्टेयर जमीन पड़ी है जिस पे हम काश्त कर सकते हैं, जिसको हम आबाद कर सकते हैं। उसके लिए लाजमी है कि हम यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग इंट्रोड्यूस करवाएं। हम मुख्तलिफ कंपनियों को भी लेके आए, हम काश्तकारों को भी वो जमीन दें ताकि वो काबिल काश्त हो सके, क्योंकि जितनी हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर नए रकबे आबाद ना किए तो हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है।
फिर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त खुदा के लिए हुकूमत के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, यूरिया की अवेलेबिलिटी करे, और ये जो हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है बिजली के बिलों का, जो सब्सिडी बिल्कुल खत्म की जा रही है, यहाँ पे ज़राअत खत्म हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी का नंबर 1 मसला बन जाएगा। इसहाक डार बाहर से गंदम ला के यहाँ नहीं दे सकता, उसके बच्चे बाहर हैं, हमारे बच्चे इधर हैं। हम किसान नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ के जमीन का सीना छीन के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाते हैं। तो मैं इसहाक डार साहब से कहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर जुल्म ना करो। अगर ज़राअत के ऊपर तुम टैक्सेस लगा रहे हो, ज़राअत को तुम बरात नहीं दे रहे, तुम इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हो। और अगर ये जुल्म किया तो ये फूड सिक्योरिटी का शिकार हो जाएगा, जिसके घर दाने होते कमले भी सिर पे। अगर आपके पास ये गंदम नहीं होगी, बाहर से भी अब आपको गंदम नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे सारे लोग रोड पे होंगे। तो एहतजाज में सियासी कोई एहतजाज नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में प्लानिंग का फुकदान है। हमारी आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, प्लानिंग उस तरह नहीं हो रही है कि हम फूड सिक्योरिटी के जो ये मसाइल हैं इनको हल की तरफ लेकर जाएं। लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक फ़ूड की प्रोडक्शन नहीं हो रही है। ये कितना असरअंदाज हो रही है अभी हमारी इकॉनमी की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर का रेट भी बढ़ रहा है और उसके बाद जो चीज़ हम पहले 100 रुपये की मंगवाते थे अब वो 300 रुपये की मंगवाई जाती है। ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल बढ़ती जा रही है? जाहिर है कि ये तशवीश तो पाई जाती है आवाम में कि आप देखिए कि उनको सही क्वालिटी का आटा भी मुयसर नहीं है, और जो मुयसर है वो इतनी उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी मौजूदा आमदनी में तो उस पे से खटिया। फूड इन्फ्लेशन इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक हाइपर इन्फ्लेशन में बदल रही है। एक तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि क्या हम अपनी फी एकड़ पैदावार किस तरीके से बढ़ाएं। अब जो छोटी फार्मिंग भी है उसमें भी हम, मेरा ख्याल है कि जब तक ये नहीं सीखेंगे कि हमें बगैर फर्टिलाइज़र के, बगैर इंसेक्टिसाइड्स के, बगैर जो है वो पेस्टिसाइड्स के, क्या हम कुदरती तरीके से मल्चिंग करके और जदीद प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करते हुए क्या हम ऐसी खुराक पैदा कर सकते हैं जो कि क्वालिटी में भी बेहतर हो, लागत भी कम हो और जिसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। ये तीनों चैलेंजेस जो हैं ये मेरी नज़र में मईशत में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जिन मुल्कों ने एफिशिएंटली इस पे काम किया है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाई है, लागत भी कम की है और उसकी वजह से उनकी ज़रूरियात भी पूरी हुई हैं और उन्होंने बाहर भी एक्सपोर्ट किया है। इस यूक्रेन वाले क्राइसिस में शुरू में अपनी फूड सिक्योरिटी पे चेक रखने के लिए एक्सपोर्ट अपनी बंद की, फिर बाद में उन्होंने जब देखा कि उनके पास काफ़ी मकदार में अपनी फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए गंदम है और चीज़ें हैं तो उन्होंने एक्सपोर्ट भी किया। तो क्या हम पाकिस्तान में रहकर ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं? अभी मैंने अमूल का जिक्र किया था कि उन्होंने इतना बड़ा एक एक्सपोर्ट का सेक्टर बना लिया। हमारे यहाँ क्रॉप की मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर सकते हैं, रेस बेड बना सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं, क्लाइमेटिकली हम अपनी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको भी बेहतर कर सकते हैं, पूरी ओवरऑल क्लाइमेट में भी अपनी बहुत हम बेहतरी ला सकते हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो स्केर्सिटी ऑफ वाटर है, हम बहुत पानी ज़ाया करते हैं, बेजा हम टिलिंग करते हैं, बेजा हम पानी देते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में सिर्फ हुकूमत पर छोड़ने की बजाय, और मैं समझता हूँ कि शमसुल साहब ने और खुकर साहब ने बिल्कुल सही बातें की, हुकूमत का तो जितना कम होता जाए उतना बेहतर है। जिस चीज़ में वो इंटरफेरेंस करते हैं वो तबाह होती चली जाती है। मकई में उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं की, हमने मकई ज़्यादा पैदा की है। जब वो स्पोर्ट प्राइसेस रखते हैं तो वो तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। मेरा ख्याल है किसान को वही कीमत मिलनी चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में हो, जहाँ कंपेटिटिविटी होगी, जहाँ उनकी चीज़ों को बेहतर कीमत मिले वो मिलनी चाहिए। हुकूमत खरीदे या बाहर के लोग खरीदें या हमारे लोग खरीदें। इसके साथ मैं अर्ज़ करूँ कि हमें अपनी लागत में कमी लानी चाहिए। अगर हम ये जदीद तरीक़ाकार और प्रोसेस इख्तियार करें, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि आसिफ शीर साहब ने बहुत मेहनत की है, तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी लागत को भी बहुत कम कर सकते हैं, अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और अपनी ज़रूरी जो ज़रूरियात है वो अच्छा पैदावार बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, पैदावार बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब, लेकिन हम ये देख लें कि जदीद लाइफ स्टॉक या फिर ज़राअत से वाबस्ता जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ाने की तरफ हुकूमत ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। अगर आप किसी बड़े स्टोर में चले जाएं तो वहाँ पर आपको चाहे वो केचप है, सॉसेज हैं, खाने पीने की अशिया है, जूसेस हैं, वो इम्पोर्टेड नज़र आएंगे कि वो किसी न किसी मुल्क के हैं। हमारे मुल्क की ये इंडस्ट्री क्यों नहीं फ़रोग पा रही?
देखिए, इसकी वजह यही है ना कि आप जब तक इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल क्रिएट नहीं करोगे, इस वक्त जो है पाकिस्तान में जो जितनी भी सेविंग मेरी और आपकी बैंकों में जाती है उसका 80% तो है वो पब्लिक सेक्टर हुकूमत ले जाती है, बाकी 20% बचता है जो प्राइवेट सेक्टर के पास आता है। आपके पास जब इन्वेस्टमेंट जब प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट कम होगा तो उन एरियाज में जहां टमाटर अगर बदीन में ज्यादा लग रहा है तो वहां पर इंडस्ट्री कैसे लगेगी, इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं है। इस वक्त जो फूड सिक्योरिटी का इशू है ना, उसका एक आसान हल ये है कि क्योंकि किसान ना तो होर्डिंग करता है, वो ग्रो करता है, उसको पैसा नहीं मिलता, तो होर्डिंग जो कर रहा है वो मिडल मैन और माफिया कर रहा है जो जखीरा अंदोज है। हुकूमत जो है चावल की पैदावार बम्पर होने के बावजूद चावल की एक्सपोर्ट जो है जुलाई से अब तक मुसलसल गिर रही है। वो इस वजह से गिर रही है कि चावल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 350-400 रुपए किलो बासमती चावल हो गया है, टोटा चावल ईरी का 115 हो गया, वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। वो जखीरा अंदोजों ने जखीरा किया, उसके ऊपर आपको क्रैक डाउन करना है। इसके लिए ऑर्डिनेंस बनाया गया है, उसके लिए आपके पास जो है सब कुछ लॉ है, आप क्यों नहीं उस पर क्रैक डाउन कर रहे हैं? क्रैक डाउन कैसे करें? क्योंकि जो सियासी मफादात हैं, सियासी दोस्तियां हैं उसकी, क्योंकि जाहिर है हमारे सियासतदानों के जो दोस्त हैं उनकी भी शुगर मिल्स हैं या फिर जो चावल की मिल्स हैं या इस तरह की मिल्स हैं, तो किस तरह क्रैक डाउन करें? इस तरह तो असल में तो इसमें तो पिस तो सारी आवाम ही रही है। देखें, जब दोस्तों को बचाएंगे तो आवाम पिसेगी तो फिर वो रोड पे आएगी और इनके लिए फिर ये इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा। इनको अगर इलेक्शन जीतना है तो आपको जो है खाने पीने की चीजों में 63% आपका जो टोटल इन्फ्लेशन हो चुका है इस वक्त, जो पीबीएस आपका 38.42 बता रहा है, 63% में सबसे बड़ा इन्फ्लेशन जो है वो फूड इन्फ्लेशन है। और वो इस वजह से हुआ है कि यहाँ पाकिस्तान में होर्डिंग हुई क्योंकि रुपए की कदर कम हो रही थी, इंटरबैंक में डॉलर जो आर्टिफिशियली रुका हुआ था, तो लोगों ने जखीरा अंदोजी कर ली। आज जखीरा अंदोजी की वजह से आपको आटा जो है 140 से 150 रुपए किलो मिल रहा है। गंदम चावल लेने जाती हैं आप 350-400 रुपए किलो मिलता है। टोटा बासमती चावल खाने पे जो गरीब मजबूर हो गए, जो पहले आपका एनिमल फीड पे यूज होता था, जो पोल्ट्री सेक्टर में जाता था, अब आपके पास देखें, आप हल ये है कि बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे थे कि हमें कुछ अरसे के लिए एक्सपोर्ट भी बैन करनी होगी एडिबल की, फूड आइटम्स की, वरना आपके पास बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आने वाला है। ये पीबीएस जो आपको इन्फ्लेशन दिखाता है ये बड़ा कंट्रोल और मैनिपुलेटर अंडरस्टेटेड है। असल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 63% आज है। रमजान से पहले इसने 80% हो जाना है, क्योंकि रमजान के अंदर सबसे ज्यादा जखीरा अंदोजी उससे पहले शुरू हो जाती है। खाने के तेल से लेकर चावल, आटा, दाल, हर चीज कह रहे हैं कि जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है। और अभी गुज़श्ता दिनों जो हमने आटे का बहरान देखा वो यकीनन बहुत खतरनाक एक तस्वीर दिखा रहा है पाकिस्तान की। खालिद खोकर साहब, क्यों हर साल आटे का बहरान आता है? हम हर साल ये देखते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं लोगों की आटे की, सस्ते आटे के हुसूल के लिए। और जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि 92 में जो हमारी पैदावारी लागत थी गंदम की अभी भी उतनी ही है, मतलब हमने उसमें इजाफा नहीं किया है। तो ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इजाफा नहीं कर पा रहे हैं और लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है क्या? देखें जी, अगर आप पिछले 50 साल का डेटा देख लें, जब भी आपकी एक्सपोर्ट प्राइस इंटरनेशनल प्राइस के बराबर हुई है या ज्यादा हुई है, आपने एक्सपोर्ट किया, जब आपकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम हुई है, काश्तकार को आपने कम रेट दिया है, आपने हमेशा इंपोर्ट किया है। उसकी वजह यह है कि फिर अगर पाकिस्तान में प्राइस कम हो तो आपकी गंदम स्मगल हो जाती है, तो स्मगलिंग को नहीं रोक सकता। यही वजह है। अब आप ये देखें ना, आज सिंध का रेट है 4000 गंदम का किया है, हमारे पंजाब ने किया हुआ 3000 रुपए रेट अगले साल के लिए काश्तकार के लिए। अब एक मुल्क में दो रेट पाकिस्तानी, आप पंजाब के काश्तकार के जज्बात क्या होंगे? उसके जज्बात का लफ्जों में उसकी तकलीफ का अंदाजा ही आपको नहीं बता सकता कि सिंधी काश्तकार को 4000 मिले, पंजाबी काश्तकार को 3000 रुपए गंदम का रेट मिले, तो वो क्यों काश्त करेगा? वो सिर्फ अपने लिए काश्त करेगा। यही वजह है कि आपकी गंदम कम हो रही है दिन ब दिन। मैं आखिर में फिर हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये यूरिया के प्लांट चलाओ, खुदा के लिए हमें लाइनों से निकालो और गंदम की एक्सपोर्ट प्राइस दो 4000 सिंध के बराबर, ताकि आपके ये लोग शहरी लोग लाइनों में आटा लेने ना खड़े हो, वरना गंदम आपकी पंजाब की सारी स्मगल हो जाएगी। मैं बात चाहता हूँ, मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन आपके प्रोग्राम के लिए मैं आया हूँ। चलें, आपका शुक्रिया, आप अपनी तबीयत की खराबी के बावजूद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएं। खालिद साहब, चलें मैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब की जानिब जाना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि हम बात करें, मैं भी बात करी थी रीजन में, हमारे इस रीजन को अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत ख़तरनाक सूरत हाल को फेस कर रहा है। अब जैसे कि हमारी गंदम के मसाइल हैं, हमारी चीनी के मसाइल हैं, जो बेसिक खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ही मसाइल हैं, बेसिक चीज़ें ही आवाम को नहीं मिल रही हैं। अभी मैं पढ़ रही थी कि दाल का रेट भी इतना ज़्यादा हो गया कि आम आदमी जो है वो परेशान है कि अब दाल भी पहुंच से बाहर हो गई है।
इस रीजन में जो 4-5 ममालिक हैं उसमें आप चंद सालों में पाकिस्तान को ये फूड सिक्योरिटी के मामले में, हमारी इकॉनमी के मामले में और इन तमाम चीज़ों में जो कि आवाम की बेसिक ज़रूरियात हैं, आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? देखें, अगर हमारे जो भी पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने कोई अकल के नाखून नहीं लिए तो हमारा हाल काफ़ी ख़राब होने वाला है। इस वक्त श्रीलंका को छोड़कर बाकी सारे ममालिक में सिंगल डिजिट जो है वो इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ अभी बिल्कुल सही कह रहे थे शुम साहब कि अब जो फूड इन्फ्लेशन है वो 60 से भी ऊपर जा चुकी है। हमारे लिए बिल्कुल ये मकाम जो है बहुत अफसोस और इसमें शर्मिंदगी का है कि इस इलाके को तो पूरी ग्रैंडी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था एक ज़माने में, बल्कि ईस्ट पंजाब के मुकाबले में ये एरिया जो था पूरी दुनिया को गल्ला फराहम करता था। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आबी निज़ाम था। यहाँ के काश्तकार इतनी गंदम और इतनी और खुराक पैदा करते थे कि दूर दूर से लोगों की ज़रूरियात जो थी वो इस इलाके से हम पूरी करते थे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि दरअसल ये एक तो हमारी पॉलिसी मेकिंग बहुत गलत है कि हम खामखा इसमें इंटरफेरेंस करते हैं। जो कीमत मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में हो वही किसान को मिलनी चाहिए और हुकूमत को मार्केट पे छोड़ें कि वो कैसे डिटर्मिन, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त करने चाहिए। कोई होर्डिंग ना करे, कोई एक्सप्लॉइट ना करे। हुकूमतों का काम ये नहीं होता कि वो बिजनेस करें, गंदम खरीदें या फजूल के काम करें। उनका ये काम होता है कि वो माशरे में ऐसा जो है अमलदारी करें कानून की कि कोई बंदा जो है वो किसी का फायदा ना उठा सके। जहाँ तक ये बाकी चीज़ों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान के अवाम के साथ, काश्तकारों के साथ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल की आमदनी जो है वो नीचे की तरफ किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। पॉलिसी मेकर सही पॉलिसीज नहीं बना रहे, हुकूमत मामलात में उलझी हुई है और इस तमाम तर सूरत हाल में मुतासिर कौन हो रहा है? आम अवाम, आम तबका हमारा। क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान के हवाले से ये भी पेश गोई की जा रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 2 तबकात हैं, एक अमीर तरीन और एक गरीब तरीन। तो सबसे ज़्यादा मुतासिर इस वक्त पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका हो रहा है और आने वाला वक्त शायद ये गरीब तरीन तबके के लिए नहीं, अमीर तरीन तबके के लिए भी काफ़ी तशवीश का बाइस होगा अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स ने फूड सिक्योरिटी के हवाले से सही पॉलिसीज़ नहीं बनाई। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।